हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आती हूं मेरी सिप मेरा सवाल, जिसमें हम आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को अपने एक्सपर्ट की मदद से रिव्यू करते हैं ताकि आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी जो है विदाउट एनी इंटरप्शन अच्छी खासी चलती रहे। कुछ गलती कर रहे हैं तो उसको इम्प्रूव कर लें। आप अपने क्वेश्चन हम तक कैसे भेज सकते हैं? तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन। अगली स्लाइड में आप व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दोनों देख पा रहे हैं, और इसीलिए आप अगर चाहें तो हमें, वैसे तो यूट्यूब पर भी अगर लाइव शो देख रहे हैं तो वहाँ पर भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, लेकिन हाँ, अच्छा तरीका ये होगा कि आप व्हाट्सएप 9311211874 पर भेजें अपने क्वेश्चन, या ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। तो आपके क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा। लेकिन आज कुछ डेटा मैं लेकर आई हूँ, और वो ऐसा डेटा है जो आजकल हम कई बार जब इन्वेस्टर से बात करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि भाई पिछले 1-1.5 साल से उनके पोर्टफोलियो में पैसा नहीं बन रहा है, और पिछले 1 साल में अब तो कई ऐसे ऑफिशियल नंबर्स भी सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है। और मैं बात कर रही हूँ सेबी के एनुअल रिपोर्ट की, जहाँ पर आप अगर देखेंगे तो देखेगा कि नेगेटिव रिटर्न देने वाली म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं वो पिछले साल के मुकाबले अब 731 हो गई है। यानी पिछले साल FY25 में 243 स्कीम थी ऐसी जो नेगेटिव रिटर्न दे रही थी, और अब वो 731 पर पहुंच गई है। और 10% से ज़्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम्स में हमें गिरावट नज़र आ रही है। FY24 में ये 304 थी जो घटकर 198 रह गई है। अब ये डेटा आपके सामने जो बता रहा है कि किस तरह से -10 से कम रिटर्न देने वाली स्कीम्स भी जो हैं वो बढ़ी हैं, यानी घाटे वाली स्कीम्स अब बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और कुल जो है मिलाकर के 731 स्कीम्स ऐसी हैं जहां पर आप देख रहे हैं दबाव। FY24-25 में 30 ऐसी स्कीम्स थी जिन्होंने -10 या उससे कम का रिटर्न दिया था, जो कि FY25-26 में 93 ऐसी स्कीम्स पहुंच गई। -5 से -10 का नेगेटिव रिटर्न देने वाली स्कीम्स भी बढ़ी हैं। कहाँ FY25 में केवल 41 स्कीम्स थी, जो अब FY26 में इस नेगेटिव रिटर्न पर 146 स्कीम्स बैठी हुई हैं। और इसी तरह दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा 0 से -5% के नेगेटिव रिटर्न देने वाली स्कीम्स की तादाद बढ़ी है, 492 पर पहुंच गई हैं। दूसरी तरफ 10% प्लस रिटर्न वाली स्कीम्स को पर अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर एक हमें दिख रहा है दबाव। FY25 में 10% से ज़्यादा का रिटर्न देने वाली 304 स्कीम्स थी जो FY26 में घटकर 198 रह गई हैं, यानी 35% की कमी नज़र आ रही है। और अब बात करते हैं 5 से 10% रिटर्न देने वाली स्कीम्स में भी यही आंकड़ा ऐसा ही कुछ इंडिकेट कर रहा है कि स्कीम्स के नंबर जो हैं वो कम हुए हैं। 852 स्कीम्स थी FY25 में जो 5 से 10% के बीच का रिटर्न दे रही थी, और वो FY26 में घटकर 539 रह गई हैं। तो FY26 में नेगेटिव रिटर्न दे रही हैं स्कीम्स, और हाई रिटर्न देने वाली स्कीम्स की संख्या कम होती हुई नजर आ रही है। सेबी ने इसे FY26 के सबड्यूड मार्केट परफॉर्मेंस से जोड़कर बताया। उन्होंने कहा कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रही है और इस तरह का परफॉर्मेंस इसीलिए म्यूचुअल फंड स्कीम्स में देखने को मिल रहा है। अब अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसी स्कीम है जो लगातार 1 साल से नेगेटिव रिटर्न दे रही है और आपको लग रहा है कि मुझे क्या करना है, क्या बदल लें हम अपनी स्ट्रैटेजी, तो इसी पर आज सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं नीरज चौहान जी, डायरेक्टर हैं द फाइनेंशियल मॉल के। थैंक यू सो मच नीरज जी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। और ये इन्वेस्टर्स की बहुत बड़ी चिंता, आई एम श्योर पिछले 1-1.5 साल से आपके पास भी जब लोग आते होंगे तो अपना पोर्टफोलियो दिखा के कहते होंगे कि आपने तो कहा था कि यहाँ हमें 12% प्लस तक का एक्सपेक्टेड रिटर्न रखना चाहिए, और हम कहाँ 10% भी नहीं बना पा रहे हैं। तो इन ऐसे वरिड इन्वेस्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? और सेबी का ये डेटा चिंताओं को और बढ़ा रहा है। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू फॉर मी हैविंग ऑन द शो। सही कहा आपने और बड़ी सही नब्ज पकड़ी आज आपने। जो ये सेबी का रिपोर्ट है, बिल्कुल अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ नेगेटिव है। तो सेबी की रिपोर्ट का सच क्या है पहले थोड़ा सा हमें देख लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हेडलाइन सुनकर ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में पूरी तरह फेल हो गए हैं वो। लेकिन रिपोर्ट तो बिल्कुल सही है जो सेबी की है, लेकिन कई बार इस तरीके की हेडलाइंस मिसलीडिंग हो सकती है अगर हम पूरी पिक्चर को ना देखें। सो अगर आप देखें इंडियन इक्विटीज के लिए बीता साल जो है काफी टफ रहा, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जो कैटेगरीज हैं वो सारा डाटा मिक्स्ड है। सेबी के डाटा में सिर्फ प्योर इक्विटी फंड्स तो नहीं है, उन्होंने इसमें डेट फंड्स, लिक्विड फंड्स, आर्बिट्राज,
कमोडिटीज फंड जो हमारे हैं गोल्ड सिल्वर के, वो भी इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। दूसरा एक समझने वाली बात यह भी है कि नेगेटिव रिटर्न जो म्यूचुअल फंड्स ने दी है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो अंडर परफॉर्मेंस है। अगर मान लीजिए मार्केट 5% से गिरा गत वर्ष में, लेकिन आपके म्यूचुअल फंड स्कीम 1% गिरा, तो उसने आपको उस गिरावट से बचाया है, तो आपको प्रोटेक्ट किया है उस मार्केट फॉल से, भले ही उसकी रिटर्न -1% है। सिमिलरली अगर हम यूनिफॉर्म 10% बेंचमार्क की बात करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि आर्बिट्राज या डेट फंड से आप कभी भी 10% की रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और आउट परफॉर्मेंस जो है डाउन मार्केट में, वो लार्ज कैप आप देखें, स्मॉल कैप देखें या हाइब्रिड कैटेगरीज देखें, उन्होंने अपने बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म किया है अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। सो बॉटम लाइन एक तरफ से ये भी हो सकती है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, एक मुश्किल वर्ष जरूर रहा है, क्योंकि पूरा ही टर्बुलेंट मार्केट था, अनइवन मार्केट था, बड़ी सारी, चाहे ट्रेड टैरिफ था या ईरान वॉर था, बहुत कुछ हमने देखने को लिया है। लेकिन इसको हम म्यूचुअल फंड फेल हो गए के तरीके से पेंट नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा, जो भी डाटा सेबी ने लिया है उसमें एक चीज और देखनी है कि सेबी का कहना है कि वो जो स्कीम्स हैं वो 243 से बढ़कर के 731 हो गई हैं, विच इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। बट साथ ही साथ जो हमारी स्कीम थी 2024-25 में, वो 1617 थी, लेकिन गत वर्ष में ये स्कीम भी बढ़कर के 1841 हो गई है। तो जो बेस है वो भी बढ़ गया है। और परसेंटेज जब उसमें भी अगर हम बात करें, तो जो परसेंटेज है वो 15 से 39.7 है, विच इज 2.6 टाइम्स, नॉट 3 टाइम्स। सो इन नेगेटिव स्कीम्स में 67% ऑफ द स्कीम है वो 0 to -5% में फॉल करती हैं अभी भी, जबकि डाटा कुछ और बता रहा है। जो लॉस है, जो बड़ा लॉस है, जिसमें हम कह रहे हैं कि 10% से ज्यादा है, वो सिर्फ 93 स्कीम्स है, विच इज 5% ऑफ द टोटल यूनिवर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो पॉजिटिव स्कीम्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू नेगेटिव स्कीम्स, अगर आप इन ओवरऑल डाटा उठाएं। अगर आप बेंचमार्क के साथ एनालिसिस करेंगे, तो आज अगर हम निफ्टी 100 टीआरआई को देखते हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस थी इसी दौरान, वो थी -3.85%। 500 थी -2.87%, मिड कैप प्लस थी 2.26, और स्मॉल कैप थी -4.8। लेकिन फिर भी कुछ सेक्टर्स ने जिन्होंने आउट परफॉर्म किया, उसमें बैंक्स थे, मेटल्स थे, ऑटोज थी, जबकि रियलिटी और आईटी सेक्टर ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। गोल्ड एंड सिल्वर मेजर आउट परफॉर्मर था, जिसकी वजह से हमने मल्टी एसेट जो फंड्स थे उनमें पॉजिटिव रिटर्न देखा लास्ट ईयर। वहीं पर रुपी भी डिप्रिशिएट हुआ, एमएससीआई फंड्स ने बेटर परफॉर्म किया है, ग्लोबल फंड्स ने बेटर परफॉर्म किया। तो उस कैटेगरी में जहां पे इन्वेस्टमेंट थी, जो भी ओवरसीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट था कुछ फंड्स का, उन्होंने एक बेहतर परफॉर्मेंस दी है। मेरा मानना यह है कि इस तरीके से अगर हम देखें, तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के जरिए आउट परफॉर्म किया है काफी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने बेंचमार्क्स को। अब हम जो बात कर रहे हैं कि भाई कंक्लूजन इसमें क्या है, मिड कैप स्मॉल कैप ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था, तो नेगेटिव रिटर्न जो है वो 3 गुना, जब हम बोलते हैं तो बहुत डरावना लगता है, बट इसका मतलब म्यूचुअल फंड्स ने लॉस नहीं करवाया है, बाजार खराब था, उसके बावजूद भी जितना बेहतर हो सकता था म्यूचुअल फंड ने परफॉर्म किया। और कहीं ना कहीं फंड मैनेजर ने उस टेरिटरी में अपने आप को थोड़ा सा बच के निकाला है, उतना नुकसान नहीं दिया है। बाजार का जो नुकसान था वो पूरा का पूरा इन्वेस्टर को ट्रांसफर नहीं हुआ है। अपनी सूझबूझ के साथ, अपने फंड मैनेजमेंट के साथ कहीं ना कहीं उन्होंने उस नुकसान को कम किया है, आउट परफॉर्मेंस दिया है। ओके। मार्केट में कभी कभी ऐसा अंडर परफॉर्मेंस आता है, हम देखते हैं ऐसे साइकिल्स आते हैं हर थोड़े सालों के बाद में। इसलिए जब हम इक्विटी फंड्स की बात करते हैं, तो हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि आपको एवरेज रिटर्न ये आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीनियर फैशन में आएगा। मार्केट हमेशा वॉलेटाइल रहेगी, ऊपर नीचे आएगा। अगर आप ब्लॉक में देखेंगे, 6-7 साल का ब्लॉक है, तो आपको जनरली पॉजिटिव ही दिखेगा, नेगेटिव की ओके, सो पॉसिबिलिटीज बहुत नीरज कम सर, हो आप जाती कह हैं। रहे हैं कि तो ये एक इसीलिए साल ही बाजार के लिए जो था काफी उथल पुथल रहा, और इसीलिए इस साल का रिटर्न हम इस तरह से देख रहे हैं। आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना है, राइट? ये आपका की टेक अवे। बिल्कुल सही। हाँ, अब मुझे ये बताइए कि अभी जिनके पोर्टफोलियो में ऐसे स्कीम्स होंगे जो अच्छा रिटर्न नहीं दे रहे होंगे, उनको अभी आप क्या सलाह देंगे? क्या ये एक शॉर्ट टर्म पेन है? अगर वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो इस टेम्पररी अंडर परफॉर्मेंस उन्हें घबराना नहीं चाहिए? देखिए प्रियंका जी, इसमें ना परफॉर्मेंस देखने का एक तरीका है। एक तो है आपकी एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस। जब हम एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो क्या आपकी स्कीम में नेगेटिव रिटर्न आ रही है या लो सिंगल डिजिट रिटर्न आ रही है?
दैट्स वन वे टू लुक एट इट कि आपने कब निवेश किया। वही स्कीम जिसने 5 साल पहले निवेश किया उसका रिटर्न कुछ और दिखेगा, जिसने 1.5 साल पहले निवेश किया उसका रिटर्न कुछ और दिखेगा उसी पोर्टफोलियो में उसी स्कीम के लिए। आपको देखना यह है कि विजाविज बेंचमार्क और विजाविज कैटेगरी एवरेज क्या उसने अंडर परफॉर्म किया या आउट परफॉर्म किया। अगर आउट परफॉर्म किया तो चिंता का कोई विषय नहीं है, आपको बेटर रिटर्न्स मिल जाएंगी। अगर उसने अंडर परफॉर्म किया तो एक बारी आप बात करिए जो भी आपका एडवाइजर है या फंड मैनेजर है या फंड हाउस है कि वो अंडर परफॉर्मेंस का कारण क्या है, और उस कारण को समझिए। सिर्फ इसलिए कि उसने शॉर्ट पीरियड में नेगेटिव रिटर्न दिया है आपको चेंज करने का जरूरत नहीं है। और ऐसे बड़े सारे उदाहरण हमने पास्ट में भी देखे हैं, कुछ स्कीम्स ने अंडर परफॉर्म किया बट उन्होंने वापस रिबाउंड किया। कोई एक स्पेसिफिक रीजन हो सकता है, तो उस कारण को जानिए कि अगर वो अंडर परफॉर्मेंस है तो उसका क्या कारण है। अगर वो कारण आपको लगता है कि ये लॉजिकल नहीं है और गोइंग फॉरवर्ड भी इसमें अंडर परफॉर्मेंस दिखेगी, तो आप डेफिनेटली चेंज करिए। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है, कैटेगरी परफॉर्मेंस से बेटर है, बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है, तो फिर आपको बने रहना चाहिए, उसमें चिंतित होने का कोई ऐसा विषय नहीं है। ठीक है, तो बेंचमार्क से कंपेयर कीजिए, कैटेगरी में दूसरे स्कीम से कंपेयर कीजिए और तब आपको फैसला लेना चाहिए। अब हम अगर FY26 की बात करें, आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स को अपने म्यूचुअल फंड से, अपनी स्कीम से, अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा क्या म्यूट करना चाहिए? किस तरह के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखें जब आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो देखिए, म्यूचुअल फंड में प्रियंका जी बहुत सारी स्कीम्स हैं। जब हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करते हैं तो उसमें प्योर इक्विटी भी आता है, फिर इक्विटी में अलग अलग कैटेगरीज की भी स्कीम्स आती हैं, चाहे वो सेक्टरल है, वो थीमेटिक है, वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, मल्टी है, मिड है, स्मॉल है, वो सारी कैटेगरीज आती है। तो हर एक की एक्सपेक्टेशन अलग अलग हो सकती है बेसिस देयर वैल्यूएशंस। उसके बाद में दूसरा सवाल इसमें ये भी आता है कि भाई आपका जो गोइंग फॉरवर्ड अगर आप स्मॉल कैप में है तो आपको क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करनी चाहिए, फ्लेक्सी कैप है तो क्या। और आपको एक पीरियड ऑफ ब्लॉक में देखना चाहिए, आपको ईयर ऑन ईयर रिटर्न नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इक्विटी एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। जब आप 6-7 साल की एक टेन्योर की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि 6-7 साल में आपको कहीं ना कहीं 11-12% की रिटर्न बड़े आराम से जनरेट कर सकते हैं एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड के थ्रू। ओके, सो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको रिटर्न देखना है, ना कि शॉर्ट टर्म से। और एक आध साल में अगर मार्केट के लिए काफ़ी जो समय था वॉलेटाइल रहा तो आपका पोर्टफोलियो भी जो है थोड़ा डगमगा सकता है। लेकिन अगर हमेशा आप जब म्यूचुअल फंड की इक्विटी स्कीम्स को चुनते हैं स्पेशली, तो इक्विटी के इस उतार चढ़ाव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ठीक है नीरज जी, अब हम बढ़ते हैं पोर्टफोलियोज़ की तरफ। और पहला पोर्टफोलियो मैं कोमल जी का आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो कोमल जी जो है वो इन्वेस्ट कर रही हैं पिछले 5 साल से, और इनकी सिप कुछ इस तरह से है। पहली सिप वो करती हैं पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000 रुपये की। दूसरी सिप है एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, यहाँ पर भी 10,000 की सिप है। और HDFC के BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड में भी 10,000। 10 साल का नज़रिया है इनका, और रिस्क ले सकती हैं। और अपने इस 30,000 की सिप को ये 20,000 और ऐड करके 50,000 रुपये पर ले जाना चाहती हैं। तो पूछ रहे हैं कि इनका पोर्टफोलियो कैसा है, कुछ चेंज की ज़रूरत है, और जो 20,000 वो ऐड करना चाहती हैं वो कहाँ पर करें, उनके लिए कौन सी स्कीम अब सही रहेगी, और 10 ईयर का होराइजन अगर है तो किस तरह का कॉर्पस ये क्रिएट कर पाएंगी। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस का स्मॉल कैप है, और एक इंडेक्स फंड है HDFC का BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड। देखिए कोमल जी, जो मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, और सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि वो पिछले 5 साल से आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रही हैं, और आपका पोर्टफोलियो अभी भी काफी क्लीन है, वेल स्ट्रक्चर्ड है। और जो 3 फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस स्मॉल कैप या HDFC सेंसेक्स, मतलब तीनों ही एक सॉलिड डाइवर्सिफिकेशन दे रहे हैं। अभी आपको थोड़ा सा पराग पारिक में अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा होगा, बट उससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब जो आपको नया पैसा लगाना है उसकी अगर हम बात करें, जो आप 30,000 से बढ़ा करके 50,000 करना चाह रहे हैं, उसमें भी आपका टाइम ओरिजन 10 साल का है और रिस्क एपिटाइट हाई है। तो जो वेल्थ है वो क्रिएशन के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप एग्जिस्टिंग स्कीम में आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ये तीनों फंड आपके अपने कैटेगरी में अच्छे शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस को एक बारी अगर हम साइड कर दें, बट आपके पोर्टफोलियो में भी मिड कैप की एक थोड़ी सी हमें कमी देखने में आ रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपको एडिशनल अमाउंट डालना है उसमें से कुछ हिस्सा आप एग्जिस्टिंग फंड में टॉपअप करिए, और अपने पोर्टफोलियो में एक मिड कैप को आप ऐड करिए, क्योंकि अभी पोर्टफोलियो में वो मिसिंग है।
सो आइडियल एलोकेशन अगर आज मैं बात करूं आपकी 50,000 को, अगर आज मैं ब्रेकअप करने की बात करता हूं, तो कहीं 15,000 रुपये आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में करिए, तो आप वहां पे 5,000 रुपये ऐड कर सकते हैं। ये एक लार्ज कैप बायस पोर्टफोलियो है जिसमें थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। एचडीएफसी का जो बीएससी सेंसेक्स है वो एक इंडेक्स फंड है, तो उसको भी आप 15,000 कर सकते हैं। वो टॉप 30 स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। एक्सिस स्मॉल कैप है, 10,000 आप उसमें बने रहिए। और जो एचडीएफसी का मिड कैप या मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, उसमें आप एडिशनल एक 10,000 की एसआईपी कर लें तो वो बेहतर रहेगा। तो इन टोटल 60% जो पैसा है आपका एक स्टेबल फंड में रहेगा जो कोर पोर्टफोलियो है, 40% आपका हाई ग्रोथ में रहेगा मिड और स्मॉल के थ्रू। जो इस ऐसा करने के बाद हर साल आप पोर्टफोलियो रिव्यू कर लिए और शॉर्ट टर्म अप डाउन को छोड़ दीजिए, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जो स्कीम्स हैं वो इंटैक्ट वैसे ही रहेंगी, आपने कुछ में पैसे बढ़ा दिए हैं, प्लस एक मिड कैप आप ऐड करें, केवल एक मिड कैप आपने एडिशन के लिए कहा है कोमल जी को, राइट? जी बिल्कुल। ओके सर, आपने इनके भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप पर कमेंट किया और एक व्यूअर का भी क्वेश्चन है, तो मैं उसको भी लेकर आती हूँ। व्यूअर का क्वेश्चन जो है वो सताक्षी हैं, 26 इनकी एज है और ये अभी निवेश कर रही हैं पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 5,000, ठीक है, और आईसीआईसीआई के लार्ज एंड मिड कैप में भी 5,000 और एचडीएफसी के मिड कैप में 5,000 और बंधन के स्मॉल कैप में 5,000। तो देखिए अच्छा कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है और एक फ्लेक्सी कैप है। 5,000 की सिप कर रही हैं, एज है इनकी 26 और इससे 10% से ये टॉपअप भी करेंगी। अब इनका मेन सवाल ये है कि भाई ये 20,000 की सिप तो चल रही है, पर क्या मुझे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से और एचडीएफसी मिड कैप से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि इनका एयूएम इतना बड़ा हो गया है। अभी हमने देखा राजीव ठक्कर जो सीईओ हैं पराग पारिक के, वो उन्होंने भी अपने इन्वेस्टर्स को एक लेटर में बताया कि इससे आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए राजीव ठक्कर हर इन्वेस्टर से तो बात नहीं कर सकते हैं और नीरज जी जैसे एक्सपर्ट वही ब्रिज का काम करते हैं। तो नीरज जी, सताक्षी की जो चिंता है कि पराग पारिक और एचडीएफसी मिड कैप दोनों को लेकर कि एयूएम बहुत बड़ा हो गया, क्या मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए? अभी तो इन्होंने जो बताया है इस हिसाब से ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टर है, शी इज जस्ट 26 ईयर ओल्ड। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी का मिड कैप, इन दोनों के एयूएम को लेकर चिंता है, प्लस आईसीआईसीआई का लार्ज एंड मिड कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले हम पराग पारिक की बात करते हैं क्योंकि ये आजकल काफी चर्चा में है। और चर्चा में इसलिए क्योंकि एक अपने लंबे अवधि तक एक बहुत अच्छा परफॉर्मर रहा है अपनी कैटेगरी में और एक अच्छा वैल्यू क्रिएट किया है इसने इन्वेस्टर्स को। देखिए, फंडामेंटल कोई चेंज नहीं हुआ है। आज भी राजीव ठक्कर जी वैसी तरीके से वो स्कीम रन करते हैं जैसे पहले करते थे। आज भी उनका जो फंड है उसका वही स्टाइल है, फंड के स्टाइल में कोई चेंज नहीं है। अंडर परफॉर्मेंस का कारण समझिए क्या है। जब आप कारण समझेंगे तो आप खुद ही ये निर्णय ले पाएंगे कि आपको बदलना है या नहीं बदलना है। क्योंकि जैसे पहले भी मैंने बात की थी कि आप उसको ये समझिए कि अंडर परफॉर्मेंस हो क्यों रही है। पराग पारिक फ्लेक्सी के कैप के केस में दो कारण से अंडर परफॉर्मेंस है। पहला कारण ये है कि वो कहीं ना कहीं मार्केट को ये मान के चल रहे थे कि मार्केट में अभी शायद अपवर्ड मूवमेंट जल्दी से नहीं आएगा, गिवन द काइंड ऑफ फैक्टर्स जो भी ग्लोबल फैक्टर है, ईरान के साथ जो वार यूएस का या चल रहा है, साथ ही साथ जो टैरिफ था और बाकी जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस बनी हुई थी। तो कहीं ना कहीं फंड मैनेजर का एक ये व्यू बना हुआ था कि बाजार यहाँ से अभी बहुत जल्दी से नहीं पलटेगा, बट समहाउ बाजार पलट गया और वो एक 25% कैश में अपना पोर्टफोलियो रख के बैठे हुए थे। सो दैट इज वन पार्ट। The second part is that they have highly invested, reasonably invested into some stocks which are not running. For example, they have a SDFC in the portfolio. They have ITC in the portfolio, and both of those stocks have not performed. But they have a conviction in the portfolio, है ना? वो ये कहते हैं कि एचडीएफसी मुझे आज वैल्यू बाय लगता है, आईटीसी भी मुझे एक अच्छा स्टॉक लगता है, इसलिए मैं उसको नहीं बदल रहा हूं। तो उसकी वजह से वो अंडर परफॉर्मेंस आ रही है। ऐसा ही हमें देखने को मिला था। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊं तो एचडीएफसी स्कीम्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब उनके स्टार फंड मैनेजर होते थे प्रशांत जैन और उन्होंने पीएसयू में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, वो भी चेंज नहीं कर रहे थे। उनकी स्कीम्स में ड्रास्टिक अंडर परफॉर्मेंस थी, डिस्पाइट दैट उन्होंने चेंज नहीं किया। और उसके बाद हम सबको मालूम है कि जैसे ही पीएसयूज ने परफॉर्म करना शुरू किया,
तो उनकी सारी स्कीम्स टॉप परफॉर्मर में आ गई थी, वो सब क्वार्टर वैल्यू में थी। ऐसा ही बाकी स्कीम्स के साथ भी अक्सर होता रहता है। तो हम ये कह रहे हैं यहाँ पे कोई फंडामेंटल चेंज नहीं है, कोई फंड मैनेजर चेंज नहीं हुआ है, कोई एट्रीब्यूट्स में चेंज नहीं हुआ है। एक कॉल है उनकी, और वो कॉल कभी भी सही गलत हो सकती है। अगर बाजार यहाँ से नीचे चला जाता तो उनकी कॉल बहुत अच्छी होती, क्योंकि वो 25% कैश में बैठे हुए थे। बाजार उल्टा चल पड़ा तो उसकी अंडर परफॉर्मेंस हो गई, विच दे आर करेक्टेड, और धीरे धीरे डिप्लॉय कर दिया। तो ऐसा कोई इसमें चिंता का कारण नहीं है। इस तरीके का चेंज होता रहेगा, और इस तरीके की परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव होगा। कभी कोई स्कीम्स क्वार्टर 1 में होगी, कभी क्वार्टर 2 में होगी, बट दे रिबाउंड एज लॉन्ग एज फंड मैनेजर भी वही है, उनका थॉट प्रोसेस भी वही है, उनकी स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस भी वही है। तो मेरे हिसाब से कोई चिंता का विषय नहीं है। दूसरा, आपका जो टाइम होरिजन है 20 साल है, तो मिड कैप भी अच्छा है, फ्लेक्सी कैप भी है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, बने रहे, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ये जो बाजार की नॉइजेज हैं, ये नॉइजेज आपका पोर्टफोलियो खराब कर सकती हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दें। आप डिसिप्लिन तरीके से कंसिस्टेंटली चलें, जब तक कोई किसी स्कीम का फंडामेंटल एट्रीब्यूट चेंज नहीं होता, आपको बदलाव की जरूरत नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको बने रहना चाहिए सताक्षी जी, आपको अच्छा रिटर्न जनरेट हो जाएगा। ओके, सो सताक्षी बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। पराग पारेख और के फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी मिड कैप का बढ़ता हुआ एओएम आपके लीस्ट ऑफ योर वरीज होना चाहिए, नीरज जी कह रहे हैं। और अच्छा पोर्टफोलियो आपने क्रिएट किया है, बेस्ट ऑफ लक। लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर रही हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे बढ़िए ऐसे ही। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं शम्स जी का, और शम्स जी अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो शेयर कर रहे हैं। 2 स्कीम्स हैं जिसके बारे में सवाल है इनका, 2 फंड्स हैं। इनका जो इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है ना, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है अलग है। 15 साल के नज़रिए से निवेश है। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है और आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट फंड है। दोनों में 1-1 लाख जो है इन्होंने लमसम ऐड किया है। अब 1 लाख और इनको इन्वेस्ट करना है, तो क्या करें? मतलब 1-1 लाख दोनों में, फ्लेक्सी कैप में भी और मल्टी एसेट में। मुझे लगता है दोनों कैटेगरी बहुत अच्छी है। एक डाइवर्सिफाइड जो है इनके पोर्टफोलियो में अच्छा डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है। अब 1 लाख रुपए और ऐड करने हैं, तो एक ऐसा पोर्टफोलियो जहां में एक फ्लेक्सी कैप दिख रहा है एचडीएफसी का, और एक दिख रहा है आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट। इसमें 1 लाख का लमसम अगर करना हो शम्स जी को, तो क्या कहेंगे? और 15 साल का नजरिया है, सो लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए शम्स जी, आपका पोर्टफोलियो में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप अच्छा फंड है, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट अच्छा फंड है। आपके जो एडिशनल 1 लाख डाल सकते हैं, मुझे लगता है आप एक मल्टी कैप फंड ले लें। उसमें एक आपका पोर्टफोलियो थोड़ा और रीजनेबली डाइवर्सिफाई होगा, क्योंकि फ्लेक्सी कैप आजकल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं क्वासी लार्ज कैप है, उसके अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप का एलोकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, और बहुत ज्यादा वेरी भी नहीं करता है। जबकि मल्टी कैप में अगर आप डालेंगे तो उसमें मिनिमम 25% स्मॉल कैप और मिनिमम 25% मिड कैप आपको मिलने वाला है। आपने मल्टी एसेट लिया है तो उसमें भी लार्जली अगर आप देखेंगे तो कमोडिटीज भी होगा, डेट भी होगा, इक्विटी भी होगी। जो इक्विटी कंपोनेंट है वो भी लार्ज कैप बायस्ड होगा, तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो लार्ज कैप टिल्टेड है। अगर आपका नजरिया 10 साल है तो उसमें थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप हो सकता है, और वो रूट आप मल्टी कैप के थ्रू ले सकते हैं। तो आप मल्टी कैप अगर फंड ऐड कर लेंगे तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा और रीजनेबली डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, और सारे लोकेशन जो है एक रीजनेबल हो जाएगा। सो जो अगला 1 लाख है वो एक मल्टी कैप में ऐड करें? ओके, हाँ जी, अगला 1 लाख रुपए मल्टी कैप में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सो क्या किया है नीरज जी ने? उन्होंने कहा बहुत लार्ज कैप टिल्टेड लग रहा है आपका पोर्टफोलियो, ठीक है, चाहे मल्टी एसेट आपने जो पिक किया है या फिर आपने जो फ्लेक्सी कैप फिट किया है। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप पे होना चाहिए, और मल्टी कैप वही काम करता है, बराबर 25% जो है कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिवाइड करता है, और इसलिए मल्टी कैप अच्छी चॉइस है शम्स जी आपके लिए। देवेंद्र जी का क्वेश्चन ले रही हूँ। देवेंद्र जी, माफ़ी, आपने बड़े नाराज़गी से 2 लाइन लिखी है कि मेरा क्वेश्चन कब आएगा। आई होप आज आप देख रहे हो। सॉरी, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी लेट हो जाता है। देवेंद्र जी सिक्किम में रहते हैं, इनकी एज है 45, इनका पोर्टफोलियो लेकर आते हैं। निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में 10,000 रुपये, पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप में 11,500 रुपये की सिप, और मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 8,500। तो टोटल 34,000 की सिप कर रहे हैं। 7 से 8 साल में 1 करोड़ के टारगेट पर पहुंचना चाहते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से ठीक है, कुछ और फंड्स इनको ऐड करना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि साथ ही में ये जिस ऐप से निवेश करते हैं उस पर भी आपकी सलाह चाहते हैं? ये एसबीआई सिक्योरिटीज़ यूज़ करते हैं और ग्रो में स्विच करना चाहते हैं। एक पर्सनल चॉइस होगी, और आप कितने इजीली किस ऐप को मैन्यूवर कर पाते हैं, उनमें काम कर पाते हैं, वो डिपेंड करेगा। पर लेट्स सी, हमने ये क्वेश्चन सर के सामने भी रख दिया है।
क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र को? और सर एक बात है, इन्होंने देखिए आपने अभी ठीक पहले एक जो हम पोर्टफोलियो देख रहे थे जिसमें हमने लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप देखा था, आपने उनके लिए मिड कैप ऐड किया था, तो देवेंद्र ने पहले ही वो मिड कैप लिया हुआ है, जो कि मुझे लग रहा है कि इनके पोर्टफोलियो में अच्छी बात है वो। पर जो नज़रिया है केवल 7 से 8 साल का है और कह रहे हैं कि मैं जो हूँ 1 करोड़ पर पहुंचना चाहता हूँ, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले देवेंद्र जी एक छोटा सा कैलकुलेशन करेक्शन करता हूँ। आपने बताया 10,000 आप लार्ज कैप में कर रहे हैं, 11,500 फ्लेक्सी और 8,500 मिड कैप में, तो ये टोटल तीनों का 30,000 होता है, 34,000 नहीं होता है। तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। दूसरा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की जहां तक बात करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल स्पॉट ऑन है। आपके पास लार्ज कैप में निप्पॉन लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है जो ओवरऑल मार्केट कवर कर रहा है, उसमें थोड़ा सा इंटरनेशनल ब्लेंड भी है, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में आपको ऑलरेडी आपका एक एग्रेसिव पोजीशनिंग है। तो इसमें से 1 या 2 फंड ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा फंड से कोई ज्यादा रिटर्न नहीं आएगा। एक रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो के अंदर है, तो ओवरलैप नहीं करने की जरूरत है। अब जो हम बात करते हैं, मान लीजिए आपका गोल की बात करते हैं, जो आप कहते हैं कि 1 करोड़ आपको चाहिए 7 से 8 साल में, तो यहाँ थोड़ा रियलिटी चेक करना जरूर है। अगर आप 30,000 रुपए की मंथली सिप करते हैं तो 12% एज्यूम रिटर्न से अगले 8 साल में आपका कॉर्पस लगभग 45 से 52 लाख के करीब होगा। अगर आप 34 करते हैं तो 52 होगा, और अगर आप 30 रखते हैं तो 45 होगा। तो आप 1 करोड़ तो नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर आपको 1 करोड़ का टारगेट अगले 8 साल में पूरा करना है तो उसके लिए आपको आपकी सिप बढ़ानी पड़ेगी। तो उसको आप या तो 65,000 70,000 के बीच में SIP कर लीजिए, या फिर अपना जो SIP है उसको आप स्टेप अप करिए, जिसको हम बोलते हैं कि 10% से आप टॉप अप करते जाएं हर साल, और जो आपका नजरिया है वो 10 और 11 साल का कर दें, तो आप अपना 1 करोड़ का गोल अचीव कर पाएंगे। सो थोड़ा सा ये आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जो आपका तीसरा सवाल था इसमें कि आप मूव करना चाहते हैं SBI सिक्योरिटी से ग्रो सिक्योरिटी में। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे ही आप किसी भी ऐप में रेगुलर से डायरेक्ट में जाएंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि SBI सिक्योरिटीज में आपका रेगुलर प्लान होगा, और ग्रो में आप डायरेक्ट अगर जाना चाहते हैं तो आज की डेट में उसको बाय एंड सेल ट्रीट किया जाएगा। तो जो भी आपका गेन है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद आपकी चॉइस है, आप कहीं पे भी उसको लेके जाएं। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो स्विच करते हुए कुछ पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ले जाएगा, तो उसको कैपिटल गेन के रूप में, और एग्जिट लोड जो भी आएगा आपकी इन्वेस्टमेंट के अवधि के अनुसार, वो भी आपको पे करना होगा। तो थोड़ा ध्यान से करिएगा जो भी आप स्विच करेंगे। अदरवाइज थोड़ा बहुत कमी पेशी हर एक पोर्टल में हो सकती है, उससे आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आई डोंट नो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं पोर्टल से, सो वो आपकी एक पर्सनल चॉइस हो सकती है। सो मेरा मानना यही है कि आप एक बारी मैथ्स अपना जरूर करें, जो आपका गोल है उसके हिसाब से। स्कीम्स को बहुत बड़ा ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, कंट्रीब्यूशन जरूर बढ़ाने की जरूरत है, और अपना टाइमलाइन थोड़ा आप बढ़ाएं। और ये 3 स्कीम्स ठीक हैं, निप्पॉन का लार्ज कैप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, और मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, ये कॉम्बिनेशन ठीक है? हाँ जी, ये कॉम्बिनेशन ठीक है। अगर थोड़ा एग्रेसिव जाना चाहते हैं तो स्मॉल कैप थोड़ा ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। ओके, सो देवेंद्र जी देखिए, आपने स्कीम्स अच्छी चुनी है, पर अमाउंट आप जितनी कर रहे हैं उससे आप जो आउटपुट रीच करना चाहते हैं 7 से 8 साल में 1 करोड़, वो मुश्किल है। तो अमाउंट जो है SIP की बढ़ाने की आपको सख्त आवश्यकता है, तो ज़रूर बढ़ाइएगा देवेंद्र जी, और आपका पर्सनल चॉइस है। सर ने समझा दिया कि जब स्विच करेंगे तो किन बातों का ख्याल रखेंगे। और आलोक जी ने हमें लाइव लिखा है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ। आलोक जी अपना पोर्टफोलियो भी भेज दीजिए, बस मैं ये देख रही हूँ कि आपने लिखा कि मैं चेंजेस करना चाहता हूँ, तो पोर्टफोलियो कैसे भेज सकते हैं? एक क्विक रिमाइंडर, व्हाट्सएप नंबर हमारा प्लीज़ दिखा दीजिए, ताकि आलोक जी जैसे लोग जो मिड शो में जुड़े हैं वो भी देख लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9311121874 है। क्या हम वो स्लाइड ला सकते हैं जिसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी है? तो ये रही आलोक जी, आपके लिए स्पेशली है। इस व्हाट्सएप पर भेजिए अपने क्वेश्चन 9311121874। ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर, और यूट्यूब पर आपने सिर्फ लिखा है कि मैं चेंजेस करना चाहता हूँ, क्या चेंजेस करना चाहते हैं लिखकर हमें भेजिए। अगला क्वेश्चन मुमताज़ खान जी का, जो हैं झारखंड से। इन्होंने बताया कि 4 महीने पहले ही इन्होंने म्यूचुअल फंड में कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट किया है। वो है HDFC के लार्ज एंड मिड कैप ग्रोथ प्लान में 20,000,
इसके बाद इनकी जो अगली स्कीम है वो है आईसीसीआई की आईसीसी प्रू का लार्ज एंड मिड कैप, यहाँ पर 15,000, मोतीलाल के लार्ज एंड मिड कैप में 10,000 और एसबीआई के लार्ज एंड मिड कैप में 10,000, टोटल 55,000। क्या ये निवेश सही है? एक तो इन्होंने सारे एक ही कैटेगरी चुनी है, बस अलग अलग एएमसीज चुनी है। नीरज जी, योर कमेंट, मुमताज जी का पोर्टफोलियो ठीक है? देखिए, फंड्स तो बहुत अच्छे हैं, फंड्स में कोई कमी नहीं है, लेकिन जरा स्ट्रेटेजी थोड़ी गड़बड़ है। आपने चारों ही फंड लार्ज एंड मिड कैप लिए हैं, तो कैटेगरी के लिए तो चुन लिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई डाइवर्सिफिकेशन किया है अपने पोर्टफोलियो में। तो वही सामान आपने, वही दाल 4 अलग अलग दुकानों से खरीद ली है। सो इसको डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहते हैं, इसको डुप्लीकेशन कहते हैं। जो क्योंकि जब भी मार्केट गिरेगा तो ये चारों फंड एक साथ ऐसे ही गिरेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा जब भी आप कोई नई स्कीम ऐड करें तो ये जरूर ध्यान में रखें कि आपको लार्ज एंड मिड कैप में नहीं जाना है। अब कम से कम आपको 1 साल तो यहाँ रुकना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जो भी एग्जिट लोड है या जो भी टैक्स आएगा वो आपको ज्यादा रेट से देना पड़ेगा। तो आप 1 साल तक तो इसमें बने रहिए, लेकिन 1 साल के बाद आपको थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए। दूसरा, अभी थोड़ा पेशेंस रखें। आप सिर्फ 4 महीने हुए हैं अभी आपको निवेश करते हुए, तो घबरा के कोई लॉस में शॉर्ट टर्म में कोई रिडीम करने की ऐसी जरूरत नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में कम से कम 5 से 7 साल का वक्त तो आपको देना पड़ता है अगर आपको एक्चुअल में अपनी रिटर्न्स देखनी है। मेरा मानना यह है कि जब भी आपको पूरा 1 साल हो जाए, तब इसमें इन 4 फंड में से 3 में से आप एग्जिट करके कोई 2 फंड आप शिफ्ट कर सकते हैं। उसमें से एक आप ब्रॉड मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 टाइप का कोई फंड, इंडेक्स फंड लेना चाहें वो ले सकते हैं, फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, मल्टी कैप ले सकते हैं। तो उससे आपका थोड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होगा। और अभी जज करने की जरूरत नहीं है, इट्स टू अर्ली कि आपका पोर्टफोलियो को हम जज करें। 4 महीना कोई अवधि नहीं होता इक्विटी बाजार में। कम से कम 5, 6, 7 साल दीजिए अपने निवेश को और एक अच्छी रिटर्न्स देखने के लिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन मुकेश जी का लेते हैं। ओके, टू रैप अप मुमताज जी, आपका जो है ना, मुझे वो सर ने क्या ना, आपने एक ही दाल जो है 4 अलग दुकानों से ले ली है, तो वो पूरा ओवरलैप भी हो रहा होगा, प्लस वो पूरा सेक्टर भी आप वही फॉलो कर रही हैं, एक ही सेक्टर, एक ही तरह के उसमें जो है इक्विटी से जुड़े हुए जगह पे निवेश हो रहा होगा, तो बहुत डुप्लीकेशन रिपीटेशन है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिएगा। अगला सवाल मैं मुकेश जी का ले रही थी। मुकेश जी जो है आर्मी से हैं। थैंक यू मुकेश जी, हम पर ये भरोसा दिखाने के लिए। इनका पोर्टफोलियो ये रहा। एक्सिस का स्मॉल कैप जिसमें 4,000 की सिप कर रहे हैं मुकेश जी। मेरे एसेट के लार्ज एंड मिड कैप में भी 4,000, आईसीसीआई के फ्लेक्सी कैप में 3,000, एचडीएफसी के रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में 3,000, कुल मिला के 14,000 की इनकी सिप बन रही है और 20 साल का निवेश का नज़रिया है। और इन्होंने बताया कि 4 साल में इनकी जो वैल्यू है वो 5 लाख हो गई है और 1 करोड़ पे पहुंचना है इन 20 ईयर्स। क्या कहेंगे आप मुकेश जी को? एक स्मॉल कैप है एक्सिस का, मेरे एसेट का लार्ज एंड मिड कैप है, आईसीआईसीआई प्रू का फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी का रिटायरमेंट सेविंग्स फंड है। इसमें रिटायरमेंट सेविंग में और आईसीसी में क्या अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं? तो आईसीआईसीआई की फ्लेक्सी कैप में 3,000 और सिमिलरली एचडीएफसी के रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में भी 3,000। ओके, तो 14,000 रुपए प्रति माह का इनका निवेश है, 5 लाख का इनका आज की डेट में वैल्यू हो गया है। तो देखिए, आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपका पोर्टफोलियो ठीक है। आपके पोर्टफोलियो में आपने स्मॉल कैप भी लिया हुआ है, आपने फ्लेक्सी कैप भी लिया हुआ है, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग है जो एक रीजनेबल फंड है, और एक आपने मिराई का कैप लिया हुआ है। तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो में कोई दिक्कत नहीं है, पोर्टफोलियो ठीक है। और अगर हम इसमें 12% का रिटर्न एज्यूम करेंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो को जो 1 करोड़ के आसपास पहुंचा पाएंगे आज से 20 साल के बाद में। आपकी अवधि थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए। बेसिस दैट मेरा मानना यह है कि आपको पोर्टफोलियो में कोई बदलाव की फिलहाल तो जरूरत नहीं दिख रही है। और साथ ही साथ लेकिन कंसिस्टेंसी जरूर बनाए रखिएगा, डिसिप्लिन जरूर बनाए रखिएगा, इस जर्नी को बीच में मत रोकिएगा, तो आप अपने निर्धारित लक्ष्य पे जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है मुकेश जी, अच्छी स्कीम्स हैं, बिल्कुल आगे बढ़िए।
तेजस्विनी जी का क्वेश्चन लेकर आते हैं। तेजस्विनी जी की एज है 32 और ये भी 20 साल के लंबी अवधि के लिए निवेश कर रही हैं और इनका निवेश अभी चल रहा है कोटक के मल्टी कैप में। इन्होंने बताया है 1,20,000, मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप में 1,20,000 और कुछ और फंड्स हैं जिसमें 1,20,000 वो इन्वेस्ट करना है। तो कौन से हो सकते हैं? क्या एक फ्लेक्सी कैप चुने, स्मॉल कैप और एक मिड कैप चुने? सजेस्ट कीजिए। 20 ईयर्स। तो ये सेकंड क्वेश्चन है जो लमसम इन्वेस्टर का है। तेजस्विनी भी जो है एक मल्टी कैप में कर रही हैं, लमसम 1,20,000 डाला और मोतीलाल ओसवाल के लार्ज एंड मिड कैप में भी लमसम डाला हुआ है। इसके अलावा लमसम कहाँ करना चाहिए इनको? अगेन अमाउंट इज सेम 1,20,000। क्या सजेस्ट करेंगे नीरज जी? फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप या कुछ और आपकी तरफ से? देखिए तेजस्विनी जी, आपको ना इक्वल एलोकेशन में निवेश नहीं करना चाहिए। आपके पास पहले से ही कोटक मल्टी कैप है जिसमें सेबी के रूल के मुताबिक 25-25% लार्ज मिड और स्मॉल में जाना ही है। 25% का लीवे फंड मैनेजर के पास है। उसके साथ साथ फिर आपका मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप का हैवी एक्सपोजर है। और अगर आप नए 3,60,000 रुपये जो आपने निवेश करना है उसमें भी 1,20,000 मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल देंगे तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा ओवर एग्रेसिव हो जाएगा। तो उसकी जगह अगर आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा ज्यादा निवेश करें तो ज्यादा बेहतर है। और साथ ही निफ्टी 50 में कर लें ताकि आपका लार्ज कैप कंपोनेंट थोड़ा बढ़ जाए। मेरे ख्याल से आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो 50% पारंपरिक फ्लेक्सी कर लीजिए। आप रफली 30% आपका पोर्टफोलियो जो आप निवेश करना चाहते हैं फ्रेश अमाउंट वो इंडेक्स फंड या सेंसेक्स फंड में कर लीजिए। और रफली 15% 16% जो है आप अपना स्मॉल कैप में कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा रिबैलेंस हो जाएगा। और अलग से आपको मिड कैप लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पुराने 2 फंड्स में मिड कैप ऑलरेडी बना हुआ है। सो एक बड़ा लमसम आप निवेश करना चाह रहे हैं, इसको एक साथ सिंगल डे में ना करें। मेरी आपको यही सलाह होगी, इसको आप एसटीपी के रूट से धीरे धीरे अगले 6 महीने में डिप्लॉय करें क्योंकि मार्केट कंडीशंस अभी वॉलेटाइल है। वन गो में ना जाए। आपको रिटर्न्स तो अच्छी मिल सकती है लेकिन रिटर्न खराब भी हो सकती है। तो एक स्टैगर्ड अप्रोच आप जरूर यहाँ पे अपनाएं और धीरे धीरे डिप्लॉय करें उस फंड्स को। ओके चलिए। सो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं विवेक जी का और विवेक जी भी डिफेंस पर्सनल हैं। 28,800 रुपये पर मंथ जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसको अब वो 28,800 को एकदम राउंड फिगर ले जा करके 30,000 पर पहुंचाना चाहते हैं। अभी इनके फंड्स क्या क्या हैं वो देखते हैं। अगले 15 साल तक होल्ड करने वाले हैं विवेक, ठीक है। पहली स्कीम एसबीआई की ईएलएसएस फंड 4,500, एसबीआई की टेक्नोलॉजी फंड 3,000, एसबीआई का स्मॉल कैप फंड 4,200, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 5,400, यहाँ पर मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप 3,500, बंधन का स्मॉल कैप 3,500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1,500। ओके, फिर से एसबीआई की वापसी और 8वीं स्कीम एसबीआई यूएस स्पेसिफिक इक्विटी फंड 1,500, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड 1,200, गोल्ड ईटीएफ में भी सिप कर रहे हैं 500 रुपये की। तो पोर्टफोलियो की वैल्यू जो है कुछ 9.5 लाख हो चुकी है विवेक जी की। अगले 15 साल तक ये निवेश करने वाले हैं और 2,000 की और सिप ऐड भी करनी है। नीरज जी क्या ऐड करवाएंगे विवेक जी से, क्या सब्सट्रैक्ट करवाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जय हिंद विवेक जी। पहले तो देश की सेवा के लिए आपको मेरा सलाम। आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन तो कमाल की है, वो देख के हमें नजर आ रहा है। 28,000 की आपकी मंथली एसआईपी है और 2,000 का आप ईयरली स्टेप अभी कर रहे हैं। देखिए, आपके पोर्टफोलियो में ना एक आपने म्यूचुअल फंड का मॉल बना दिया है क्योंकि 28,000 की रकम के लिए आपने 10 अलग अलग फंड लिए हैं जो कि एक ओवर डाइवर्सिफिकेशन है। सो इससे आपका रिटर्न ना मेहनत के हिसाब से कम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ना आपके पास जो दो दो स्मॉल कैप फंड है या इसमें आपने फिर एसबीआई का थीमेटिक फंड भी लिया हुआ है जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। एसबीआई का यूएस स्पेसिफिक फंड है जो अभी फिलहाल तो बंद होगा क्योंकि सारी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स जो ग्लोबल फंड्स हैं वो हाल फिलहाल में सस्पेंडेड है। मोस्ट ऑफ द स्कीम्स का जो आरबीआई का लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। गोल्ड में आप सिर्फ 500 रुपए डाल रहे हैं जो थोड़ा कम है। और डायरेक्ट स्टॉक्स में भी आपका 2 लाख रुपए है जो आपके टोटल पोर्टफोलियो
रफली 21% है। और अगर आप डेली ट्रैकिंग नहीं कर रहे हो, आपने जो स्टॉक्स लिए हैं वो अपनी सूझबूझ से नहीं लिए हैं, आपने उसकी स्टडी नहीं करी है, तो मेरा मानना ये है कि आपका एक्सपीरियंस म्यूचुअल फंड के मुकाबले उतना अच्छा शायद नहीं रहेगा। एक क्लीन अगर आपको पोर्टफोलियो रखना है तो आप पराग पारिक रखिए अपने पोर्टफोलियो में। आप एसबीआई का जो निफ्टी 50 है उस तरीके का स्कीम है। मोतीलाल का मिड कैप है वो आप रखिए, और एसबीआई स्मॉल कैप या बंधन का स्मॉल कैप, दोनों में से कोई एक रखिए, आपको दोनों रखने की जरूरत नहीं है। गोल्ड का एटीएफ थोड़ा बढ़ा लीजिए, कम से कम 10% एक्सपोजर आपको रखना चाहिए। टेक फंड और लार्ज एंड मिड कैप में मेरे ख्याल से आपको एसआईपी बंद करनी चाहिए। हम थीमेटिक में या सेक्टरल फंड में कभी भी एडवाइज नहीं करते हैं एसआईपी की, क्योंकि वो एक टेक्टिकल कॉल होती है। जब आप पोर्टफोलियो एसआईपी का बनाते हो, आप एक स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो बनाते हो। ईएलएसएस आपको देखना होगा कि आप अभी भी ओल्ड टैक्स रजीम में है या न्यू टैक्स रजीम में है। अगर आप न्यू टैक्स रजीम में आ गए हैं और ओल्ड में नहीं है, तो शायद आपको वो एसआईपी बंद कर देनी चाहिए। जैसे ही आपका 3 साल का लॉक इन पूरा होता है, तो आप वहां से निकल के एक बेटर डाइवर्सिफाइड फंड में आ जाएं। आपका स्टेप अप आप करते रहिए बदस्तूर। 15 साल में आप एक रीजनेबली अच्छा कॉर्पस जरूर क्रिएट कर लेंगे। मेरा मानना ये है कि पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ट्विक करिए। इतना बड़ा पोर्टफोलियो रखने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के 4-5 स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में काफी है, एक लॉन्ग टर्म अच्छी एक्सपीरियंस आपको देने के लिए और आपका गोल आपको अचीव करने के लिए। अगर आप ये करेंगे तो मेरे ख्याल से आपका इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस थोड़ा बेहतर होगा। ओके, सो 10 में से 5 स्कीम जो है नीरज सर, इनके पास एसबीआई म्यूचुअल फंड की ही है। हाँ, तो वो भी इन्होंने एक देखिए, जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, हमारे को मल्टीपल लेवल में कंसंट्रेशन भी देखनी है कि आपका ओवर कंसंट्रेशन तो नहीं है। चाहे वो स्कीम कंसंट्रेशन हो या स्टाइल कंसंट्रेशन हो या एएमसी कंसंट्रेशन हो, ये तीनों अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अक्सर देखा ये गया है, किसी भी फंड हाउस पे अगर कोई फंड हाउस अंडर परफॉर्म करता है तो उसकी काफी स्कीम्स अंडर परफॉर्म करती है। तो इसलिए आप अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग एएमसी चुने। जो अच्छे फंड हाउसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे फंड मैनेजर हैं, जो स्टाफ फंड मैनेजर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनको चुनिए। एक ही स्कीम में मल्टीपल, एक ही एएमसी में मल्टीपल स्कीम्स को अवॉइड करिए। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं रीता जी का व्हाट्सएप से। तो नीरज सर, आपको नोट करना पड़ेगा ये क्वेश्चन जो है इनके पोर्टफोलियो को। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, 3000 की सिप कर रही हैं रीता। इनकी एज 26 है बाय द वे। सो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है। आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट है, अगेन 3000 यहाँ पर। एचडीएफसी का मिड कैप 3000, कोटक का मल्टी कैप 3000, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप 3000, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड 3000 और एसबीआई के गोल्ड फंड में 2000। सब में 3-3 के इनका डिवीजन है। सिर्फ एसबीआई के गोल्ड फंड में ये 2000 डाल रही हैं। फंड कैसे हैं, कुछ मुझे चेंज करना है। 20 साल का नज़रिया है और 2 करोड़ के कॉर्पस को वो एक्यूमुलेट करना चाहती हैं। और अच्छी बात ये है कि रीता जी ने कहा है कि वो 10% से स्टेप अप करेंगी। रीता जी, इनफैक्ट हम आपको कॉल करने की कोशिश कर रहे थे पर आपसे बात नहीं हो पाई। आई होप शो देख रही हो आप। सो 2 करोड़ का टारगेट, 20 ईयर्स का समय, 10% का स्टेप अप, 20,000 की एसआईपी बन रही है। नीरज जी, सारी स्कीम्स हो गई या मैं एक बार रिपीट करूं? नीरज जी? नहीं, मेरे पास इसकी डाइवर्सिफाइड है। पोर्टफोलियो में कोई कमी नहीं लगी है। देखिए, स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो में है, मल्टी एसेट है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, स्ट्रेटेजी भी लिया। ओके, आपकी आवाज़ हमें क्लियरली नहीं मिल पा रही है। कुछ नेटवर्क में कुछ तो ओवरऑल अगर आप देखें, एक रीजनेबल पोर्टफोलियो है। वो मुझे भी नहीं सुन पा रहे हैं लगता है। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, हम आपको मुझे आपकी आवाज क्लियरली आ रही है। ओके, थोड़ा सा लैग होकर आ रही है, पर आ रही है अब। यस, नाउ यू आर ऑडिबल सर। तो आप कह रहे हैं, मैंने जो पिक किया कि आप कह रहे हैं कि डाइवर्सिफाइड है पोर्टफोलियो। स्मॉल कैप है, मल्टी एसेट है, मिड कैप है, मल्टी कैप है, फ्लेक्सी कैप है, कॉन्ट्रा फंड है, गोल्ड फंड है। आप कह रहे हो कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से आप 10 on 10 देंगे। पोर्टफोलियो के अंदर प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन भी है। अगर आप देखें तो गोल्ड भी है, थोड़ा सा एक हल्का सा इंटरनेशनल इक्विटी वाया पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है,
स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है। तो पोर्टफोलियो में हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है देखने में। 20 साल का इनका आउटलुक है, तो आउटलुक भी अच्छा है। और अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करें, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि 10% से टॉपअप भी करेंगे, तो अगर ये 10% से भी टॉपअप करते हैं तो इनका पोर्टफोलियो का जो वैल्यू बनता है आज से 20 साल के बाद में रफली 3.25 करोड़ रुपया बनता है। सो एक रीजनेबल नंबर है। अभी इनका गोल क्या है वो एक बार इनको कैलकुलेट करना होगा, ये कितना अक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर ये 20,000 रुपए अगले 20 साल तक जोड़ते रहेंगे डिसिप्लिन के साथ, और उसको 10% हर साल का टॉपअप करेंगे, तो 3.25 करोड़ रुपया का इनका रिटर्न का एक्सपेक्टेड है, अगर हम 12% की एज्यूम रिटर्न लेकर के चलते हैं। सो एक रीजनेबल नंबर है। आई थिंक अपनी स्ट्रेटेजी को बदस्तूर जारी रखिए, डिसिप्लिन को बनाए रखिए, कंसिस्टेंसी को बीच में मत छोड़िएगा, और इसको पकड़ के चलिएगा। आपके 3.5-4 करोड़ के बीच में कहीं नहीं गए आपके पैसे। क्या बात है। बात कर रही थी नीता जी 2 करोड़ की, और नीरज जी का कैलकुलेशन कह रहा है कि अगर ये गाड़ी ऐसे ही चलती रही विद द 10% टॉपअप, तो देखिए 3.25-4 करोड़ तक। रीटा जी आपको तो फिर मिठाई खिलानी पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं क्विकली। प्रवीण जी का यूट्यूब से, आज यूट्यूब से हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है, थैंक यू सो मच यूट्यूब वालों। तो आपके क्वेश्चंस भी मैंने ज़्यादा लेने की कोशिश की है। सो प्रवीण गुप्ता पूछ रहे हैं, इनके पास है 2 स्कीम्स, निपॉन का स्मॉल कैप और HDFC का मिड कैप, ठीक है। और ये दोनों में 10,000 मतलब 5,000 इन ईच कर रहे हैं, और 2023 में इन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है। एज है प्रवीण की 35, 25 साल का टाइम होराइजन है, तो क्या बात है। तो निपॉन का स्मॉल कैप और HDFC का मिड कैप, इस कॉम्बिनेशन को आप कैसे देख रहे हैं? अगर 25 साल का नज़रिया इन्वेस्टर का, प्रवीण जी का, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, 25 साल का नजरिया क्या ये है कि नजरिया तो हमने देखा है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का होता है, लेकिन वो बीच में उनकी जर्नी अबंडन हो जाती है ना। तो स्मॉल कैप मिड कैप बहुत एग्रेसिव पोजीशनिंग है इनके पोर्टफोलियो की, और बहुत अच्छा रिटर्न भी जनरेट हो सकता है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप एनीवे ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की क्षमता रखते हैं। पोर्टफोलियो में लार्ज कैप जीरो है, तो वो भी एक थोड़ा सा, अगर बाजार कल खराब होता है तो ये क्योंकि वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप लार्ज कैप मिड कैप में ज्यादा होगी, तो पोर्टफोलियो काफी तेजी से गिर भी सकता है। वहां पे ये कितना अपने आप को संभालेंगे और कितनी कंटिन्यू करेंगे जर्नी, वो इस बात के ऊपर निर्भर करता है इनका पोर्टफोलियो गोइंग फॉरवर्ड क्या रहेगा। सो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में आगे चल के, जैसे ही आप अपनी अमाउंट थोड़ी निवेश की बढ़ाना चाहें, तो एक लार्ज कैप जरूर ऐड कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, आपको स्टेबिलिटी देगा ग्रोथ के साथ साथ, वो जरूरी है पोर्टफोलियो में होना। और अगर आप 25 साल जारी रखेंगे, अपनी किसी भी एक्सटर्नल नॉइज से आप डेविएट नहीं होंगे, तो डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग अ डिसेंट वेल्थ। मेरा कहना यही है। अदरवाइज आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा बढ़ा लें। ओके, सो सर आपने बहुत ही ऐसे बोला कि लोग आते तो हैं कि 25 साल के लिए निवेश करेंगे, पर बीच में नज़रिया जो है वो 25 साल से 2 साल के रिटर्न को देख के कंपेयर करके उदास हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आज के शो को क्लोज करती हूँ, और जाते जाते नीरज जी आपका एक टेक, आज हमने जितने पोर्टफोलियोज लिए उन पोर्टफोलियो में आपको कुछ खास बात कुछ नज़र आ रही है, या कोई एक गलती जो आप पिन पॉइंट करना चाहेंगे? देखिए, जो हम अक्सर पोर्टफोलियो देखते हैं, लोग एक मैथ्स अपना नहीं करते हैं और एक गोल अपना निर्धारित नहीं करते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म जो भी परफॉर्मेंस आती है उसको लेकर के वो चिंतित होते हैं। मेरा मानना यह है, कभी भी कोई पोर्टफोलियो जब आप अपना बनाएं, तो उसमें गणित करना बहुत जरूरी है। जैसा हम देखते हैं, एक सवाल में हमने देखा कि एक्सपेक्टेशन थी 1 करोड़, बट उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन नहीं था। देवेन का अपनी क्वेश्चन जो था रिटर्न्स जो है सिक्किम से जो एक्सपेक्टेशन थे। रीजनेबल होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ, अपनी रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन रीजनेबल रखिए। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को गोल के साथ टैग कीजिए, क्योंकि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स गोल के साथ टैग नहीं है तो वो अपनी अवधि पूरी नहीं करती हैं, ये हमारा तजुर्बा हमें बताता है। और उस गोल के लिए वो रकम जो है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। कई बार हम कहते हैं कि आज से 20 साल के बाद 1 करोड़, तो 20 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू कुछ नहीं है। अगर आप उसको इन्फ्लेशन के साथ देखेंगे, तो रफली अगर आप देखेंगे तो आज का जो 1 करोड़ रुपया है, उसकी वैल्यू 20 साल के बाद में कितनी होने वाली है, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं
अगर आप रिटायरमेंट के लिए भी निवेश कर रहे हैं तो आपको एक कैलकुलेशन करनी चाहिए। सो मेरा मानना यह है कि आप गोल निर्धारित करिए, गोल को क्वांटिफाई कीजिए इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड, और उसके बाद अपना कंट्रीब्यूशन डिसाइड कीजिए रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर। तो आप अपना गोल भी अचीव कर पाएंगे और आपके पास क्लैरिटी भी होगी कि आप निवेश क्यों कर रहे हैं और क्या कारण है उस निवेश का। बिल्कुल रियलिस्टिक रहिए। सो देवेन, आपने कहा कि आप जो है 30,000 की सिप से 1 करोड़ 7 से 8 साल में नहीं हो सकता, पर रीटा जी थी जो 2 करोड़ का कॉर्पस बना रही हैं 20 साल में विद 10% टॉप अप। हमें बताया हमारे एक्सपर्ट ने कि वो तो 4 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। तो यही होता है एक मैपिंग पूरी जो है प्लान की। थैंक यू सो मच नीरज सर, आज आपने टाइम निकाला मनी 9 के लिए। जल्दी मुलाकात होती है। बाय बाय सर। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। ओके सो आज के शो को यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू इतना सारा प्यार दिखाने के लिए और अपने पैसे के साथ हम पर भरोसा करने के लिए। इसीलिए अगर आप अपने क्वेश्चन को, कई लोग लिख रहे हैं हमारा क्वेश्चन नहीं लिया, देखिए हम चाहते हैं कि जिसका भी क्वेश्चन है उसे अच्छे से जवाब दें, तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन भेजते रहिए। अगली स्लाइड हमारी आ रही है जिसमें आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिख जाएगी 9311121874। यहाँ भेजिए सवाल, ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। और आज आपको यहीं बाय बाय कहते हैं। कल होगी मुलाकात और पूरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कल शामिल करें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।